दोस्तों नमस्कार। कोई शक होना नहीं चाहिए कि भारत की इकोनॉमी आने वाले दिनों में दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। कोई शक होना नहीं चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीब के हैं। दोस्तों की फहरिस्त में उनका नाम अव्वल नंबर पर है। कोई शक होना नहीं चाहिए कि भारत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विश्व गुरु का दर्जा पाने की दिशा में बढ़ चुका है। और कोई शक होना नहीं चाहिए कि दुनिया के तमाम देशों को भारत की जरूरत है। और इस दौर में तो और भी कोई शक होना नहीं चाहिए कि भारत का पासपोर्ट अब दुनिया के बहुत सारे देशों में मान्यता प्राप्त है, जहां पर अब कोई वीजा की जरूरत पड़ती नहीं है। और यह सब कुछ 2014 के बाद जिस तेजी से हुआ है, शायद उस तेजी से दूसरे किसी क्षेत्र में भारत ने छलांग लगाई नहीं होगी। और इसमें भी कोई शक होना नहीं चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया के तमाम देशों को लांग लिया, यानी तमाम जगहों पर उन्होंने यात्रा कर डाली, जो काम नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह ने नहीं किया। लेकिन इस दौर में यह भी शक होना नहीं चाहिए कि इसी दौर में भारत के छात्र पढ़ने के लिए विदेश में सबसे बड़ी तादाद में जाने लगे। यह भी शक होना नहीं चाहिए इस देश में अपने घर की पूंजी बेचकर दुनिया के अलग अलग देशों में नौकरी की खोज में जाने वाले भारतीयों की तादाद बढ़ती चली गई। इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि भारत से बैंकों से कर्ज लेकर भागने वालों की तादाद भी इस दौर में सबसे ज्यादा हो गई। शक इस बात को लेकर भी नहीं होना चाहिए कि भारत में इसी दौर में जो मल्टीनेशनल्स कंपनियां थी, उन्होंने सबसे ज्यादा विदेश में अपने हेडक्वार्टर खोल लिए। और शक इस बात को भी लेकर नहीं होना चाहिए, सबसे ज्यादा रईस लोग यानी बिलियनियर्स, उन्होंने इसी 10 बरस में सबसे बड़ी तादाद में भारत को छोड़ा है। और आखिर में शक इस बात को लेकर भी होना नहीं चाहिए कि इस दौर में यानी बीते 10 बरस में सबसे ज्यादा भारत की नागरिकता छोड़ने वाले लोग संख्या के लिहाज से इसी दौर की उपज है। तो आप कहां पर खड़े होंगे, यह आप तय कर लीजिए। क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में भाषण देते वक्त जब राज्यसभा में वह प्रधानमंत्री के भाषण पर जवाब दे रहे थे तो कह रहे थे सबका साथ सबका विकास। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया। और सबका साथ में कौन सब है और सबका विकास में कौन सब है, यह तय आज आप खुद कर लीजिएगा। क्योंकि यह पहला मौका है जिस तरीके से भारत के लोगों को बेड़ियों में पांव जकड़कर, हाथों में चेन लगाकर अमेरिका से रवाना किया गया। और ये इस बात पर जवाब सरकार की तरफ से यह आया कि यह तो पुरानी परंपरा है। लेकिन आपने क्या कोई तस्वीर इससे पहले देखी है? जिक्र तो विदेश मंत्री 2019 से कर रहे थे। और जिक्र करते करते वो मौजूदा वक्त में कल जब विमान अमृतसर में उतरा और उससे पहले जो तस्वीर अमेरिका से निकल कर आई और वहां के बकायदा बॉर्डर पेट्रोल यानी यूएस बीपी ने यह जारी किया, वीडियो बनाया और जारी किया कि हम विदा कर रहे हैं उन लोगों को जो कि गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। और इस बात का जिक्र भारत की पार्लियामेंट के भीतर विदेश मंत्री ने कहा यह नियम कायदे पुराने हैं, लेकिन यह नियम कायदे महिलाओं और बच्चों पर लागू नहीं होते हैं। तो क्या देश के विदेश मंत्री ने यह भी नहीं देखा कि जो महिलाएं वहां से आई हैं उनके भी पांव में बेड़ियां थी, हाथों में चेन थी, हथकड़ी थी? जो बात पार्लियामेंट में कही जा रही थी और जो तस्वीर उभर कर आ रही थी, क्या बात आज यहीं से शुरू की जाए? करनी चाहिए। तो आज बात की शुरुआत इसी बात को लेकर हो कि पार्लियामेंट के भीतर खुद देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं चेनों में जकड़ा जाना पुरानी परंपरा है अगर वह अवैध तरीके से किसी देश में चला गया, लेकिन यह महिलाओं के साथ नहीं होता है, बच्चों के साथ नहीं होता है। तो दोनों परिस्थिति को एक क्षण के लिए आप देख लीजिए, जो देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं और जो महिलाओं की तस्वीर है।
Deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. तो विदेश मंत्री का कथन पार्लियामेंट के भीतर और हकीकत की तस्वीरें आपने दोनों देख डाली। अब आप जरा सोच सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी करीबी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ है और अमेरिका की नीतियां भारत को लेकर क्या वाकई एक दोस्ती वाली है। और जिन बातों का जिक्र विदेश मंत्री ने पार्लियामेंट के भीतर कहा, हम उसे दोहराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बात का खुले तौर पर जिक्र किया कि दरअसल नियम कायदे तो यही है कि उसके साथ भोजन भी जाएगा, मेडिकल की सुविधा भी जाएगी और टॉयलेट की सुविधा भी रहेगी। लेकिन ये सारी चीजें एक झटके में कुछ भी नहीं था, लेकिन पार्लियामेंट में कहा जा रहा था। तो क्या वाकई विश्व गुरु बनने की सोच और जिस ताकत के साथ 56 इंच का सीना दिखाई देता है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय नीति और संबंधों के आश्रय वो धराशायी हो गया? क्यों हो गया, कैसे हो गया? इसे समझने के लिए हमें लगता है जिन बातों का जिक्र एक क्षण के लिए विदेश मंत्री ने किया कि क्या कुछ होना चाहिए, उसे भी सुन लीजिए और किस अवस्था में लाया गया, हथकड़ियों में जकड़कर उसे भी सुन लीजिए। Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੱਥ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਕੇ ਖੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲੀ। ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ एयरपोर्ट पे। उधर हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी लगाकर तो उसने हमको बोला कि आप कैंप पर जा रहे हैं, लेकिन कैंप पर नहीं भेजा उसने। हम एयरपोर्ट पे लेकर गए तो जहाज में हमें बैठा दिया, कहते हैं आप इंडिया जा रहे हैं। फिर हमको 40 घंटे लगे अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। जब वो पहुंचा तो उसने हमारे पैरों हाथ की बेड़ी खोल दी। कितने लोग आप थे जहाज में? ऐसी एक टोटल 104 बच्चे, लेडीज, जेंट्स 104। सभी को हथकड़ी? हाँ, सभी को हथकड़ी, बच्चों को छोड़कर सिर्फ। बस ऐसे ही, और बाथरूम करना है हथकड़ी में, खाना भी ऐसे ही। खाना अच्छा था ऐसे? नहीं, एक लेस का पैकेट देते थे, एक जूस, बस। इसके अलावा कुछ? वो शू, इसके अलावा कुछ नहीं। बैठने का प्रबंध? बैठने का सीट में है, प्लेन में सीट पर बैठाते हैं, बहुत औखा बैठाते हैं। तो जब आपने सब कुछ सुन ही लिया तो एक हकीकत यह भी जान लीजिए, अमेरिका की यह पॉलिसी अगर है तो उसको नकारने वाले देशों की कतार भी है। कोलंबिया ने इस बात से इनकार कर दिया कि हाथों में बेड़ियां डालकर या चेन डालकर और पांव में बेड़ियां डालकर आप हमारे नागरिक को वापस कोलंबिया भेजेंगे, बिल्कुल नहीं। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोलंबिया ने अपना जहाज बेच डाला दोबारा से और अपने नागरिकों को अपने जहाज में बैठाकर वो अपने देश ले गया। नागरिकों के साथ ऐसी हरकत ब्राजील के नागरिकों को लेकर भी हुई।
ब्राजील ने भी इस बात से इनकार कर दिया। यानी दुनिया के अलग अलग देश अमेरिकी नीति को लेकर और ट्रंप की पॉलिसी को लेकर अगर खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं और अपने नागरिकों के साथ खड़े हैं, तो क्या वाकई पार्लियामेंट के भीतर सबका साथ सबका विकास का नारा एक बार फिर सुना जाए या नहीं? पहला मौका है जब अमेरिका के जो बॉर्डर पेट्रोल है, जिसको यूएसबीवी कहते हैं, यूएसबीपी के चीफ ने बकायदा एक वीडियो बनाया। उस वीडियो के जरिए उन्होंने दिखलाया किस तरीके से इंडियंस को भेजा जा रहा है और बकायदा इसे सोशल मीडिया में उन्होंने जारी भी कर दिया और उसमें चंद लाइनें भी लिख डाली। यूएसबीपी के चीफ हैं मिशेल डब्ल्यू बैंक्स। उन्होंने जो लिखा उसमें कहा कि यूएसबीपी एंड पार्टनर्स सक्सेसफुली रिटर्न इलीगल एलियंस टू इंडिया। यानी यूएसबीबी और उसके जो पार्टनर्स हैं उन्होंने अवैध एलियंस को सफलतापूर्वक भारत लौटा दिया, जो सैन्य परिवहन का उपयोग करते हुए अब तक की सबसे दूर की निर्वासन उड़ान पर चले गए। यह मिशन आव्रजन कानूनों को लागू करने और तेजी से निष्कासन सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यदि आप अवैध रूप से पार करते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। इफ यू आर इलीगली यू विल बी रिमूव्ड। और यह स्थिति किसी दूसरे देश के साथ नहीं आई, सिर्फ इंडियंस को लेकर आई और भारत ने इस पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की। बकायदा एक वीडियो जारी किया गया, भारत ने इस पर कोई आपत्ति जारी नहीं की। तो यूएसबीपी के द्वारा जारी किया गया इस हिस्से को भी देखिए, जो सिर्फ इंडियन जो इलीगल एलियंस का शब्द दिया गया उन्हें हम वापस कर रहे हैं। भारत सरकार खामोश रही। उन्होंने बतलाया कितने मुश्किल हालातों में घर में पैसा नहीं लेकिन नौकरी की आस में वो निकल पड़े। अमेरिका में भविष्य बेहतरीन हो जाएगा यह सोचकर निकल पड़े। और उसका जवाब सरकार यह दे रही है कि इस देश के भीतर में जो गैर कानूनी तरीके से कमीशन लेकर विदेश भेजने की जो पूरी गैर कानूनी प्रक्रिया है उस पर इस देश की एजेंसियां काम करें। कोई भी कहेगा सरकार इससे ज्यादा क्या कह सकती है, लेकिन यहीं पर से एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर शुरू होता है, जो रईस लोग इस देश को छोड़कर चले गए उन्हें तो आप पकड़ नहीं पाए, जबकि उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस तक निकला था। तो इस देश के हालातों में जिंदगी जीने के रास्ते निकालने के लिए जो इस देश को छोड़कर चले जाते हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, आज की तारीख में तकरीबन 3.5 करोड़ भारतीय दुनिया के दूसरे देशों में फैले हुए हैं। इसमें कोई गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि सरकार अपने आंकड़ों में कानूनी यानी वैध इंडियंस का ही जिक्र करती है, जिसमें इंडियंस तकरीबी जो एनआरआई हैं उनकी तादाद 1.5 करोड़ है। जो इंडियन ओरिजिन के दूसरी देशों में रह रहे हैं उनकी तादाद तकरीबन 2 करोड़ है, यानी 3.5 करोड़। अब इस परिस्थिति में लेकर आइए तो अमेरिका के भीतर आज भी 20,77,158 एनआरआई रह रहे हैं। अमेरिका के भीतर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन 33,31,904 लोग रह रहे हैं, यानी कुल मिला के तकरीबन 54 लाख से ज्यादा इंडियंस वहां पर मौजूद हैं। और दुनिया के दूसरे हिस्सों में अगर देखते चले जाइएगा तो नौकरी की तलाश में जो जाने वाले लोग हैं आप रोक क्यों नहीं पाते हैं। अगर एक आंकड़ा आपको सिर्फ इस बात का बता दिया जाए कि दरअसल पढ़ाई के लिए बीते बरस सिर्फ एक बरस में 12 लाख छात्र इस देश को छोड़कर चले गए, नौकरी के लिए 8 लाख लोग देश छोड़कर चले गए, कर्ज लेकर देश से भाग गए तकरीबन 500 लोग, जो बिलियनियर्स थे उनकी तादाद लगभग 4,300 की सिर्फ 2024 में, और जिन्होंने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी उनकी तादाद तो तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा है। बरस दर बरस हम आपको बतलाएं, उससे पहले जरा इस बेचैनी को समझिए कि दुनिया भर के भीतर में जो भारतीयों की मौजूदगी है, जो वैध तरीके से, इसका मतलब इस देश की तीसरे नंबर की इकोनॉमी का कोई लाभ इस देश के लोगों को नहीं मिल पाता है।
इस देश के भीतर में जो एजेंसियां काम करती हैं, जिन्हें गैर कानूनी तरीके से कोई काम होने नहीं देना है, वो कोई काम नहीं करने देती है। 11 या 13 बक्से लेकर विजय माल्या भी गए थे। मेहुल चौकसी भी नाक के नीचे से निकल गए, नीरव मोदी भी नाक के नीचे से निकल गए। और इस फहरिस्त में बैंकों ने जो लिस्ट सौंपी, उसमें 500 के करीब इस देश के रईस इस देश को छोड़कर जा चुके हैं। एजेंसीज कहां थी, किस रूप में थी, यानी पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है। और उस सिस्टम के अक्स तले यह भी परखना होगा कि किसने कितना पैसा किस रूप में गंवा लिया। और जब अमृतसर का एयरपोर्ट हो या अहमदाबाद का एयरपोर्ट हो, क्योंकि तादाद गुजरात के 33 लोगों की है जो पहली खेप में भारत आए हैं। इन 33 में से 18 महिलाएं हैं। हरियाणा के 33 लोग थे जिनको वापस किया गया है, उसमें 4 महिलाएं हैं। पंजाब की 30 लोग थे जिसमें 3 महिलाएं हैं, यानी कुल 25 महिलाओं को भी वापस किया गया जिनके पांव में बेड़ियां थी, हाथों में चेन लिपटा हुआ था। इसके अलावे महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश के 3, चंडीगढ़ के 2 लोग थे। लेकिन एक पूरी परिस्थिति के भीतर जरा इसके परिजनों की परिस्थिति, अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर उतरने के बाद महिलाओं की स्थिति किस रूप में बच के जा रही हैं, परिजनों के साथ पंजाब में मिलने की परिस्थिति, इन दृश्यों को जब आप देखेंगे तो इसके बाद 3 बड़े सवाल आपके जहन में आएंगे। लेकिन पहले यह तस्वीर देखिए। बट जो गवर्नमेंट करती है, इन बच्चों को साथ वापस लाए, हाथ खड़ी लगा, इन्होंने कौन सा क्राइम किया हुआ था? तो ये एक बहुत मंदभागी घटना है जिसको समाज के सामने बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इसका। अब इन्हें देख सुनकर पहला सवाल तो यही है, इस देश में आम लोगों की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति कितनी विपन्न है और सरकार किस चकाचौंध को दिखा रही है। दोनों के बीच कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है। शायद इसीलिए शुरू में एक आंकड़े को देख लीजिए, पहले सवाल से यह जुड़ा हुआ है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश में नौकरी के लिए जो लोग बीते 10 बरस में इस देश को छोड़कर चले गए, उनकी संख्या तकरीबन 70 से 80 लाख है। जो लोग इस दौर में बिलियनियर्स थे, वह भी जो छोड़कर चले गए, उनकी संख्या भी तकरीबन 60,000 के लगभग है। और इस देश की नागरिकता को जिन्होंने बीते 10 वर्षों में छोड़ दिया, उन पूरे लोगों की 10 बरस की अगर तादाद निकालेंगे तो उसमें 2020 जो कोविड का साल था, उसमें सबसे कम लोगों ने नागरिकता छोड़ी, उनकी संख्या सिर्फ 85,000 थी। लेकिन एवरेज छोड़ने वालों की तादाद तकरीबन 1.25 लाख से लेकर 2.5 लाख तक है, यानी 1.75 लाख से लेकर 2.50 लाख तक हर बरस लोग छोड़ते चले गए, इस देश की नागरिकता को छोड़ते चले गए। यानी दुनिया के भीतर भारत विकसित होने जा रहा है। दुनिया में भारत की इकोनॉमी 3रे नंबर पर होने जा रही है। और इस देश में बाकायदा प्रधानमंत्री सोचते हैं सबका साथ सबका विकास। जब युद्ध होता है यूक्रेन और रूस के बीच, तो वह यूक्रेन के साथ भी खड़े होते हैं, रूस के साथ भी, और बतलाते भी हैं कि युद्ध कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जब जरूरत होती है इजराइल की, वहां के लोग युद्धरत हैं तो उन्हें कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए, तो भारत की सरकार खुले दिल से उनके लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर, बाकायदा सरकार इसमें शामिल होती है कि आप वहां जाकर कमा लीजिए। यानी अपने देश के भीतर अपने लोगों के साथ खड़े होकर उनके लिए हम कोई नौकरी बना पाने की स्थिति में नहीं है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो सिर्फ जमीन के भीतर जो रूट्स पे टिके हुए लोग हैं वही नहीं है। क्योंकि जब बिलियनियर्स का आंकड़ा भी अगर आप देखेंगे तो इस साल 4,300, पिछले बरस 5,100, उससे पहले बरस 6,200, उससे पहले बरस
यानी 2021-22 के भीतर में तकरीबन 7,000। किस तरीके से लोग छोड़ते चले जा रहे हैं इस देश को, और पीछे देश को तरफ देखना चाहते नहीं, और हाथों में हथकड़ी बांधकर जब उन्हें लाया जाता है तो बेचैनी इस रूप में होती है कि भारतीयों की स्थिति क्या है दुनिया के भीतर में। सवाल उस पासपोर्ट की ताकत का नहीं, सवाल अंतर्राष्ट्रीय गुरु होने का भी नहीं, सवाल भारत को सबसे बड़ा बाजार बनाने का भी नहीं, और सवाल भारत की इकोनॉमी में दुनिया के तमाम देशों को बाजार मानते हुए और बताते हुए कि भारत की इकोनॉमी डेवलप हो रही है, आप यहां पर पैसा लगा दीजिए और देखिए शेयर बाजार में आप कितना कमा सकते हैं। सवाल इसका नहीं है। सवाल यह है कि इस देश के किसी भी एक भी नागरिक को लेकर सरकार के दिल की धड़कनें बढ़ती क्यों नहीं है, और धड़कनें बढ़ती हैं तो रिएक्शन क्यों नहीं आता है। क्योंकि 5 मिनट का भाषण जो पार्लियामेंट के भीतर देश के विदेश मंत्री ने दिया वो इतना लज्जाजनक लगता है, जिसके बाद इस बात का एहसास होता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी ये नियम कायदे हैं, यानी कोलंबिया में ये नियम कायदे नहीं है, ब्राजील में ये नियम कायदे नहीं है। दुनिया के दूसरे देश जहां पे टैरिफ का सवाल आ रहा है वो कनाडा लड़ जा रहा है, वहां पर मैक्सिको खड़ा हो रहा है, चीन तो उल्टे टैरिफ लगाने की दिशा में है, और भारत के प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में डिनर के लिए 13 फरवरी को जाने वाले हैं। इन तमाम परिस्थिति में दूसरा बड़ा सवाल, क्या भारत इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक ऐसे देश के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की अगुवाई में खड़ा है जहां पर भारत अपनी देसी जरूरतों के लिए किसी के साथ भी कोई भी समझौता कर सकता है। उसे ना गुट निरपेक्षता की जरूरत है, ना नाटो की जरूरत है, ना ही रूस के साथ खड़े होने से कोई दिक्कत है, ना ही चीन का माल लाने में कोई दिक्कत है, ना ही अमेरिका के साथ बिजनेस को बढ़ाने में कोई दिक्कत है, ना ही ईरान के साथ किसी भी परिस्थिति में शामिल होने में कोई दिक्कत है। यानी भारत अपने आप में क्या इतना इस रूप में मौजूद है जहां पर यह सवाल हो कि भारत दुनिया के किसी भी देश को ठेंगा यह कहकर दिखा सकता है कि हम अपने नागरिकों को लेकर कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाहिर है यहां पर सवाल हो सकता है आपके जहन में इंदिरा गांधी का आए, जब वहां पर मुक्ति सेना काम कर रही थी और भारतीय सेना जब बांग्लादेश के भीतर घुसी, उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान था, उस समय अमेरिका का 7वां बेड़ा आकर खड़ा हो गया था और लग रहा था कि क्या वाकई अमेरिका भारत पर हमला कर देगा। इंदिरा गांधी ने स्पेस नहीं दिया, ये सारी चीजें मौजूद हैं, जगह नहीं दी अमेरिका को, और बांग्लादेश का निर्माण हो गया। उसके बाद बातचीत का रास्ता यह कहकर खोला कि हम कैसे अमानवीयता के खिलाफ खड़े हो सकते हैं जब हमारे पड़ोस में इस तरीके से हिंसा हो रही है। लेकिन इस दौर में देखिए मुजीबुर रहमान का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल रात ही जो संग्रहालय था, घर था, वहां पर तहस नहस कर दिया गया। उनकी बेटी ने भारत में पनाह ली हुई है, लेकिन सवाल यह है कि भारत अपनी मौजूदगी, चाहे वह आर्थिक ताकत के तौर पर हो, चाहे वह सामरिक ताकत के तौर पर हो, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के आश्रय हो, यह तमाम परिस्थितियों में इस दौर में भारत कहां खड़ा है जब उसके नागरिकों के पैर में बेड़ियां हैं, हाथों में चेन है। और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या यह कानून है, और पार्लियामेंट के भीतर देश के विदेश मंत्री कहे यह तो होते चला आया है, और उसके बाद वो आंकड़े बताने लग जाएं, देखिए इससे पहले इतने लोगों को वापस किया गया था, इतने लोगों को वापस किया गया था। तो क्या कोई तस्वीर सरकार के पास मौजूद है इससे पहले जिन्हें वापस किया गया? यह जानकारी तो देश को है, लेकिन बेड़ियों में जकड़कर किया गया, इस तरह से किया गया जैसे वो कोई क्रिमिनल हो। याद कीजिए मनमोहन सिंह के वक्त में देवयानी केस तब क्या हुआ था। एक झटके में मनमोहन सिंह की सरकार ने अमेरिकन एम्बेसी से अपने सुरक्षा कर्मियों को हटा लिया था, दिल्ली पुलिस वहां से हट गई थी। आपकी मौजूदगी किस रूप में इस देश के साथ है, और आपकी मौजूदगी इस देश के 140 करोड़ लोगों का जिक्र जब आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करते हैं तो शायद उसी की मान्यता मिलती है। तो उसमें हर नागरिक एक एक जुड़ के ही तो 140 करोड़ होगा। ये दोनों परिस्थितियों के बीच आज जब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, सुन लीजिए। यहां पर सबका साथ सबका विकास
इस पर बहुत कुछ कहा गया, मैं समझ नहीं पाता हूं कि इसमें कठिनाई क्या है। सबका साथ, सबका विकास, ये तो हम सबका दायित्व है और इसीलिए तो देश ने हम सबको यहां बैठने का अवसर दिया है और उसमें असल में सत्ता की ताकत और देश चलाने का विजन और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और विदेश नीति के आश्रय दुनिया को साधने का हुनर क्या मौजूदा वक्त में सत्ता के पास है या नहीं है? यह सवाल इसलिए भी मौजूद है क्योंकि अमेरिका से कहीं ज्यादा अरब वर्ल्ड में भारतीयों की मौजूदगी है। गाजा पट्टी में अमेरिका चाहता है कि वो वहां पर संचालित करे गाजा पट्टी को अपने हिसाब से। अरब वर्ल्ड विरोध भी कर रहा है, लेकिन एक क्षण के लिए जरा सोचिए, यूएई में लगभग 35,54,000 एनआरआईज इंडियन हैं। सऊदी अरब में 24,60,000 इंडियन एनआरआई हैं। कतर में 8,35,000 एनआरआई इंडियन मौजूद हैं। ओमान में 6,84,000 इंडियन मौजूद हैं। कुवैत में 9,93,284 इंडियन मौजूद हैं। बहरीन जैसी जगह पर, जो एक लिहाज से टापू है, 3,23,908 इंडियंस वहां पर एनआरआई हैं। विकसित देशों की कतार में इस दौर में यूके भी आता है। यूके तो पुराना रिश्ता भारत का रहा है। अंग्रेजों के दौर में भारतीय वहां चले जाते थे, इसीलिए वहां पर इंडियन ओरिजिन के लोगों की तादाद जो है, जो नागरिकता पा चुके होंगे, तकरीबन 14,95,000 है। एनआरआई लगभग 3,70,000 है। लेकिन इस दौर में जर्मनी जाने वालों की तादाद बढ़ी है, 2,08,000 एनआरआईज वहां भी हैं। यानी दुनिया के हर तरीके से मानचित्र पर जब आप देखेंगे तो एक सवाल हर जहन में होगा, यह कैसे संभव है कि भारत विकसित होने वाला है? यह कैसे संभव है कि एक बरस के भीतर भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर आ जाएगी? और इन सब के बीच यह कैसे संभव है कि इस देश के भीतर में लगभग औसतन 8 से 10 लाख बच्चे पढ़ाई के लिए हर बरस ये देश छोड़ देते हैं। नौकरी के लिए लगभग 7 से 9 लाख लोग नौकरी के लिए इस देश को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। कर्ज लेकर भागने वालों की तादाद बरस दर बरस बढ़ते बढ़ते इस दौर में सबको मिलाते हैं तो लगभग 585 आ जाती है। बिलियनियर्स जो भागते चले गए, भारत को छोड़कर दूसरे देशों में चले गए, उनकी तादाद का एवरेज भी निकालिएगा तो 4,500 से 5,000 हर बरस वह छोड़ रहे हैं। और जिन नागरिकों ने छोड़ा है उसमें 2019 में 1,44,000, 2020 में 85,000, 2021 में 1,61,000, 2022 में 2,25,000, 2023 में 2,16,000, 2024 में 2,50,000। ये क्या माजरा है इस देश को लेकर। लेकिन पार्लियामेंट अपने मिजाज में चल रही है, सत्ता अपने मिजाज में चकाचौंध दिखा रही है और भारतीय नागरिक के पांव में बेड़ियां हैं, हाथों में चेन है। सवाल किससे किया जाए? सवाल 56 इंच का नहीं है। सवाल इस देश की उस जड़ों का है जिसके आश्रय सांस्कृतिक पाठ, सामाजिक जीवन और आर्थिक परिस्थितियों के बीच दुनिया को भारत पाठ पढ़ाता आया है। मौजूदा वक्त में सब कुछ उस सियासत तले रौन तो नहीं दिया गया है जिसके लिए सिर्फ पूंजी महत्वपूर्ण है और पैसे की सबसे विभत्स तस्वीर मौजूदा वक्त की हकीकत है। शायद हां, इसीलिए तो खामोशी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।